अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 और जनरल साइंस हमारे पास क्लास 5 की है, जिसका चैप्टर 2 मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर किया था। हमने उर्दू तर्जमा के साथ और मुकम्मल वजाहत के साथ हर एक टॉपिक को डिस्कस किया था, सीखा था। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो मुकम्मल देख ली होगी। उस वीडियो को देखने के बाद आज हम चैप्टर 2 जिसका उन्वान है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, इसकी एक्सरसाइज को मुकम्मल हल करेंगे। एमसीक्यू से लेकर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी सवालात हमारे पास आएंगे हम उनको हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो मैं कमिंग वीडियोस अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज की अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड है। टिक द करेक्ट आंसर। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मशरूम्स बिलोंग टू विच ग्रुप, यानी कि ये जो खुम्बियाँ होती हैं ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं? वायरसेस, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ। तो हमें मालूम है कि जो मशरूम्स हैं ये बिग टाइप हैं फंगी की, यानी कि अगर वही फंगस का साइज़ बड़ा हो जाए तो मशरूम्स उसी से बिलोंग करती हैं। हमने इसको तफसील के साथ पीछे डिस्कस किया था। तो अब हम जल्दी से आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है, व्हाट काजेज़ पोलियो। पोलियो की जो डिसीज़ है, जो बीमारी है, वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए है प्रोटोज़ोआ, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है फंगी और ऑप्शन डी है बैक्टीरिया। तो जो पोलियो है वह जो मेजर इसका काज होता है वो वायरस होता है। वायरस की वजह से ये बीमारी फैलती है। इसको भी हमने चैप्टर की रीडिंग के दौरान अपने लेक्चर में तफसील से डिस्कस किया था। और एमसीक्यूज़ में से तीसरे नंबर पर हमारे पास जो स्टेटमेंट है, पेंसिलियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप? प्रोटोज़ोआ, फंगी, बैक्टीरिया, वायरसेस। तो ये पेंसिलियम भी हमारे पास फंगी की ही एक किस्म है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास एमसीक्यूज़ में है, फूड इज़ कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है कि फ़ूड, खुराक आलूदा हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी में, डैश इन द एनवायरनमेंट, माहौल। माहौल में किस चीज़ की मौजूदगी से जो खुराक है वो आलूदा हो जाती है? मॉइस्चर, नमी, एयर, हवा, हीट, गर्मी, या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिनको उर्फ़ आम में जरासीम भी बोला जाता है, यही इसका राइट ऑप्शन है एज अ राइट आंसर। इसी की वजह से खाना जो है वो आलूदा हो जाता है और हमें खाने को ढांप कर रखना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज़म? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, एलगी और आंट। इनमें से कौन सा जो जानदार है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं है? बेसिकली ए, बी और सी ये तीनों ऐसे हैं जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल जो है करते हैं। और नोट, आंट जो है इसको हम नोट माइक्रो जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होती है उसको इस्तेमाल नहीं करते, ये हमें आँख से ही नज़र आ जाती है च्यूंटी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। तो हम अब नेक्स्ट अपना जो मेजर पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ अ पैथोजन? वो पूछ रहा है कि पैथोजन क्या होता है। हाउ डज़ इट एंटर इन द बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म्स? और ये जो पैथोजन है ये ऑर्गेनिज़म्स यानी जानदारों के बॉडीज़ जिस्मों में, इनका मतलब में, एंटर दाखिल होता है। हाउ कैसे? आपने बताना है पहले सवाल में कि पैथोजन क्या होता है और ये जानदारों के जिस्मों में कैसे दाखिल होता है। तो इसका आंसर मैंने जो है टाइप करके रखा है, तो उसको हम एक नज़र देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपके पास जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको हम समझ लेते हैं। व्हाट इज़ अ पैथोजन? पैथोजन क्या होता है? हाउ डज़ इट एंटर इन द बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म्स? ये जो जानदार है उनके जिस्मों में कैसे दाखिल होता है? तो इसका आंसर यानी कि जवाब है आ पैथोजन इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। पैथोजन एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, यानी कि ऐसा जानदार है जो माइक्रो होता है और इसको हम आँख से नहीं देख सकते बल्कि इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ब्रैकेट में हम लिखेंगे जर्म, जिसको उर्फ़ आम में हम जरासीम भी कहते हैं।
यानी जरसूमा भी कहते हैं, डैट काजेज डायसीज़। उसने पूछा था व्हाट इज़ अ पैथोजन। तो इतने क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये होगा, अ पैथोजन इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी कि जर्म डैट काजेज डायसीज़। आप अपने पास एक नोटबुक रख सकते हैं या इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेकर महफूज कर सकते हैं। बाद में आप इनको किसी जगह पर भी लिखकर याद कर सकते हैं। तो पहले हिस्से का जवाब हुआ, अ पैथोजन एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है जिसे जरसूमा यानी जरासीम भी कहते हैं, डैट काजेज डायसीज़ जो कि बीमारी की वजह बनता है, बीमारी फैलाता है। यानी कि पैथोजन बीमारी फैलाने वाले एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म का नाम है जो कि हमें आँख से नज़र नहीं आता, माइक्रोस्कोप से ही नज़र आता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउ डज़ इट एंटर इन द बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म्स। पैथोजन हमें पता चलेगा कि ये बीमारियाँ फैलाता है हमारे जिस्म में या जानदारों के जिस्म में। तो दूसरा पार्ट है कि ये ऑर्गेनिज़म्स जानदारों के जिस्म में हाउ दाखिल कैसे होता है। तो इसका जवाब है, इट एंटर्स इन द बॉडी, ये जिस्म में दाखिल होता है थ्रो के ज़रिए एयर हवा, वाटर पानी, फूड खाना और कट्स इन स्किन यानी कि अगर हमारे जिल्द के अंदर कट्स लग जाएं, कोई ज़ख़म हो जाएं, फूड खाना हम कोई खाना खाने लगें और वह आलूदा हो जिसको ढाँप कर ना रखा गया हो, हम कोई पानी पिएं जो आलूदा हो जिसके अंदर जरासीम शामिल हो, सीवरेज का पानी शामिल हो, या फिर हवा का मतलब ये है कि अगर किसी ने छींक या खांसी के ज़रिए से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हवा में जो है शामिल किया और उसी हवा में कोई सेहतमंद आदमी भी सांस लेगा तो ये पैथोजन जो है जरासीम या जरसूमा ये उसके सांस के रास्ते में दाखिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि पैथोजन एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है जो कि बीमारियों की वजह बनता है और ये जिस्म के अंदर हवा, पानी, खाना या फिर स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर जो कट्स होते हैं, जो ज़ख़म होते हैं, उनके ज़रिए से ये हमारे जिस्म में दाखिल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और बुक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वाई आर सम बैक्टीरिया एंड फंगी कॉल्ड डीकम्पोजर्स। वो पूछ रहा है कि कुछ, सम का मतलब कुछ, बैक्टीरिया और फंगी, वाई क्यों, कॉल्ड कहलाते हैं, डीकम्पोजर्स तोड़ फोड़ करने वाले, चीज़ों को गला सड़ा देने वाले, चीज़ों को गलने सड़ने में अपना किरदार अदा करने वाले। यानी कि बैक्टीरिया और फंगी जो है इन दोनों को डीकम्पोजर्स क्यों कहा जाता है। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको आंसर शो हो रहा है, दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, इनको डीकम्पोजर्स यानी कि तोड़ फोड़ करने वाले, गलाने सलाने वाले कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि दे वो ब्रेक डाउन तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, किसको, डेड प्लांट्स मुर्दा पौधों को, एंड एनिमल्स जानवरों को, इनटू सिंपल कंपोनेंट्स सादा जो है अज्जा में। क्योंकि डीकम्पोजर्स का मतलब भी तोड़ फोड़ करने वाला होता है, गलासा देने वाला होता है, यानी कि गलने सड़ने में जो ये बैक्टीरिया और फंगी दोनों ही अपना किरदार अदा करते हैं मरे हुए पौधों और जानवरों के जिस्मों को। और जब ये किसी जगह पर कोई पौधे या हम सब्जियों के छिलके फेंक दें या किसी जगह पर कोई छोटा एनिमल जैसे चूहा वगैरह, चूज़ा वगैरह मर जाए, हम उसको किसी साइड पे फेंक दें, तो आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि उनका जो बॉडी है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानवर हों, कुछ दिनों के बाद इन्हीं फंगस और बैक्टीरिया की वजह से बिल्कुल रुई या पाउडर की शक्ल में बनकर वो फ़िज़ा में शामिल हो जाते हैं और वहाँ पर बकाया सिर्फ एक ढांचा ही देखने को मिलता है। दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स बिकॉज दे ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। तो बैक्टीरिया और फंगस को डीकम्पोजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुर्दा पौधों और जानवरों के जिस्मों को सादा कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन तोड़ के छोटा छोटा कर देते हैं, जो जिससे ये फ़िज़ा में तहलील हो जाते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें या एक कॉपी पर नोट कर लें। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट 2 बेनिफिट्स एंड 2 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के हमने 2 फ़ायदे वाले और 2 नुकसानात वाले इफ़ेक्ट्स, असरात हैं वो हमने लिखने हैं। यानी कि हमने 2 फ़ायदे बताने हैं और 2 नुकसान बताने हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरियम एक को कहते हैं और बैक्टीरिया का मतलब होता है कि ये उसका प्लूरल है बैक्टीरियम का, यानी कि एक से ज़्यादा
जब बैक्टीरियम होंगे तो उनको हम बैक्टीरिया कहेंगे। बेनिफिट्स देख लेते हैं। हमारे पास बैक्टीरिया के 2 फ़वाइद आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। हेल्प इन मेकिंग ब्रेड एंड चीज़। डबल रोटी और जो चीज़ होती है वो बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से ही बनती है और ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। हेल्प इन डीकम्पोजिंग डेड बॉडीज़, जैसे कि हमने पिछले सवाल में भी जिक्र किया कि फंगस और बैक्टीरिया जो है चीज़ों को तोड़ फोड़ के गला सड़ा के छोटे छोटे और सादा कंपोनेंट्स में अज्जा में बदल देते हैं, जिससे वो हवा में तहलील हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास ये बैक्टीरिया मौजूद ना होते तो जब हम किसी जगह पर कचरा, सब्जियों के छिलके, मरे हुए पौधे या मुर्दा जिसाम फेंकते या मौजूद होते तो वो हमेशा वहीं पे मौजूद रहते, वो कभी भी जो है फ़िज़ा में या मिट्टी में जज़्ब या तहलील ना होते। तो हेल्प इन डीकम्पोजिंग डेड बॉडीज़, मुर्दा जिस्मों को डीकम्पोज गलने सड़ने में भी बैक्टीरिया हमारी जो है एक तरह से मदद करते हैं और इस तरह से हमारा माहौल जो है वो साफ़ सुथरा और जो है डेड बॉडी से पाक दिखाई देता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, नुकसानदेह असरात इनके क्या हैं? दे काज डिसीज़, तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। ये बेसिकली एक हमारे पास हार्मफुल नुकसानदेह इसका असर है। दे स्पॉइल द फूड, तो ये जिस तरह के मुर्दा पौधों को जो है गला सड़ा देते हैं, इसी तरह ये हमारी खुराक जैसे सेब हो गया, ब्रेड हो गई, ये इसको भी जो है डीकम्पोज कर देते हैं। स्पॉइल जो है मतलब कि आप जैसे गंदा कर देते हैं, गल सड़ जाना किसी चीज़ का। अगर हम सेब को, सब्जियों को फ्रिज में ना रखें, वो बाहर रहें, तो मॉइस्चर और गर्मी की वजह से उनके अंदर जो वो गलना सड़ना पैदा होता है, बेसिकली उसके अंदर बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी बेसिकली एक नुकसान है। तो 2 हमने फ़ायदे पढ़े, 2 हम नुकसान जो है जान पाए और हम अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। बुक से क्वेश्चन को रीड करते हैं। How does the microorganism yeast work to soften and rise dough or flour? यानी कि हम आटे का जो एक पेड़ा गूंदते हैं और उसके अंदर हम ये जो यीस्ट शामिल करते हैं, तो जब हम आटे के अंदर यीस्ट नहीं डालते तो आटा हार्ड रहता है, सख्त रहता है। लेकिन यीस्ट जब हम डालते हैं तो आटा का जो डो होता है, जो आटे का पेड़ा होता है, वो ना सिर्फ नरम हो जाता है बल्कि राइज़ वो फूल के साइज़ में बड़ा भी हो जाता है। तो ये हमें मालूम है कि ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म यीस्ट की वजह से होता है। लेकिन वो पूछ रहा है हाउ, इसके पीछे क्या वजह है कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म यीस्ट उसको नरम और जो है फुला देती है आटे के डो को। तो इसका जवाब है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यीस्ट यानी कि खमीर यूज़ इस्तेमाल करती है शुगर चीनी एंड प्रोड्यूसेस गैस, यानी कि जब हम यीस्ट को आटे के अंदर शामिल करते हैं तो यीस्ट यानी कि खमीर चीनी की मदद से मिलने के बाद आपस में रिएक्शन करते हैं और एक गैस को प्रोड्यूसेस पैदा करते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक गैस पैदा होती है और उस गैस को ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि आपको सोडा बोतल्स में भी देखने को मिलती है। दिस गैस मेक्स द डो सॉफ्ट एंड राइज, तो जो खमीर होता है वह चीनी की मदद से मिलकर जो यूजेस शुगर, जो खमीर होता है वो चीनी को इस्तेमाल करता है और प्रोड्यूसेस गैस, और गैस को पैदा करता है किसमें? डो और फ्लोर, आटे के पेड़े में। जब वो गैस को पैदा करता है उस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो बेसिकली उस गैस के और उसके जो बबल्स होते हैं उन्हीं की वजह से वो जो डो है, आटे का पेड़ा है, वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है एंड राइस, और वो फूल भी जाता है, यानी कि उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब हम उसके अंदर खमीर को शामिल करते हैं। और जब हम खमीर को शामिल करते हैं साथ में उसमें चीनी का अमेज़ा यानी कि शुगर भी मौजूद होती है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। हाउ डज़ अ मॉस्किटो ट्रांसमिट डाइसीज़, वो पूछ रहा है हाउ कैसे अ मॉस्किटो एक मच्छर ट्रांसमिट मुंतकिल करता है डाइसीज़ बीमारी। जो मच्छर होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक सेहतमंद इंसान को किस तरह से वो बीमार करता है, कैसे, हाउ, हमने इस आंसर को समझना है। स्क्रीन पर देखते हैं। अब मॉस्किटो स्प्रेड्स, एक मच्छर स्प्रेड्स फैलाता है डाइसीज़ बीमारी
बाय बाइटिंग, काटने से। अ सिक पर्सन, एक बीमार शख्स को, एंड देन बाइटिंग अ हेल्थी पर्सन, और फिर एक सेहतमंद शख्स को। मतलब एक मच्छर जब एक बीमार शख्स को काटता है और काटने के बाद उसके जो खून से जरासीम होते हैं बेसिकली उनको वो ले लेता है, एंड देन बाइटिंग अ हेल्थी पर्सन, जब वो किसी सेहतमंद शख्स को जाके खून चूसने के लिए बाइटिंग करता है, काटता है, तो जब वो अपने जो भी उसके टेंटिकल्स या आप समझ लें जो बाइटिंग करते वक्त उसके जो दांत हैं वो सेहतमंद शख्स के जिस्म के अंदर पेवस्त होते हैं, तो वो जो पिछले बीमार शख्स से उसने जरासीम को पिक किया था वो सेहतमंद जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं, इस तरह वो सेहतमंद शख्स भी बीमार हो जाता है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, अ मॉस्किटो स्प्रेड्स डिसीज़ बाय बाइटिंग अ सिक पर्सन एंड देन बाइटिंग अ हेल्थी पर्सन, यानी कि पहले वो एक बीमार शख्स को काटेगा और फिर जब वो सेहतमंद शख्स को काटेगा तो इस तरह से जो डिसीज़ है वो ट्रांसमिट हो जाएगी, मुंतकिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। द सोयल ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की मट्टी, ऑफ हॉट क्लाइमेट, गर्म आबो हवा वाले, इज़ ऑलवेज हॉट, हमेशा गर्म होती है, एंड मॉइस्ट और नमी वाली होती है। वेयर एज द सोयल ऑफ फॉरेस्ट, जबकि जंगलों की मट्टी, ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, सर्द आबो हवा वाले, इज़ कोल्ड एंड ड्राई, ठंडी और खुश्क होती है। आउट ऑफ दीज टू एरियाज़, इन दोनों इलाकों में, वेयर द डीकम्पोजिशन, कहाँ डीकम्पोजिशन, गलना सड़ना तोड़ फोड़ होना, ऑफ फॉलन लीव्स, गिरे हुए पत्तों, विल हैपन मोर क्विकली, हैपन होगी मोर मज़ीद, क्विकली जल्दी से, एक्सप्लेन। बेसिकली वो दो तस्वीर दिखा रहा है और पूछ रहा है कि इन दोनों इलाकों में जो दरख्त होते हैं उनके पत्ते झड़कर ज़मीन पर गिरते हैं। जो ये वाला आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसको उसने हॉट क्लाइमेट बोला है और ये वाली पिक्चर को उसने कोल्ड क्लाइमेट बोला है। यहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड एंड ड्राई और यहाँ पर जो आबो हवा यानी कि क्लाइमेट है वो हॉट एंड मॉइस्ट। तो यहाँ पे गर्मी और नरमी है और जहाँ पर सर्दी और नमी की बजाय खुश्की है। तो वह कहता है किस इलाके में जो डीकम्पोजिशन है, तोड़ फोड़ या गलना सड़ना है पत्तों का, ज़्यादा तेज़ी से होगा और आपने इसको एक्सप्लेन करना है। स्क्रीन पर चलते हैं अपने आंसर के लिए। चूँकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी है तो आंसर भी हम तफसील से ही इसका लिखेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लीव्स, गलना सड़ना, फॉलन गिरे हुए, लीव्स पत्तों का, हैपन्स होता है, क्विकली जल्दी से, इन हॉट एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट, गर्म और नमी वाले जंगलात में। यानी कि पत्तों गिरे हुए पत्तों का गलना सड़ना गर्म और नमी वाले जंगलात में ज़्यादा तेज़ी से होता है, यानी कि नमी और गर्म और नरमी वाले पानी वाले जैसे यानी कि जहाँ पर मतलब कि बर्फ़ नहीं होगी, सूरज की तपश होगी, वहाँ पे गर्मी भी होगी और एक हबस भी होगा, नमी भी होगी। ऐसे जंगलात में जब दरख्तों से पत्ते झड़ के नीचे गिरते हैं फालन, तो वो जो है क्विकली ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा तेज़ी से डीकम्पोज यानी कि गल सड़ जाते हैं। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रो बेटर इन वार्मथ एंड मॉइस्चर, इसकी वजह ये है कि उनको गलाने सराने में किरदार अदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ग्रो, वो नशोनुमा पाते हैं, पलते बढ़ते हैं, बेटर बेहतर, इन वार्मथ एंड मॉइस्चर गर्मी में और नमी में। तो जो गर्मी और नमी वाले जंगलात हैं जिसकी पिक्चर ये थी, यहाँ पर जो तोड़ फोड़ है, जो गलना सड़ना का अमल है पत्तों का, दरख्तों से गिरे हुए पत्तों का, वो ज़्यादा तेज़ी से होता है क्योंकि गर्मी वाले इलाकों में जो इस तोड़ फोड़ की वजह बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो ज़्यादा फलते फूलते हैं और उनकी तादाद बढ़ती है। तो ये वजह होगी। और इन कोल्ड एंड ड्राई फॉरेस्ट, सर्द और खुश्क जंगलात में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर लेस एक्टिव। तो ठंडे और खुश्क जंगल जो होते हैं जिसकी पिक्चर ये है, यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं आर लेस एक्टिव, वो ज़्यादा एक्टिव जो है मुतहरिक नहीं होते। सो डीकम्पोजिशन इज़ स्लो,
तो यही वजह है कि ऐसे जंगलात में अगर हम जाकर देखें तो दरख्तों से जो पत्ते झड़ते हैं वो एक लंबे अरसे तक ज़मीन पर ही मौजूद रहते हैं। लेकिन ऐसे गर्मी और नमी वाले जो जंगलात हैं वहाँ पे जब दरख्तों के पत्ते झड़ के नीचे गिरते हैं तो वो बहुत जल्द डिकम्पोज़ हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, मिट्टी के साथ वो मिट्टी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन्वेस्टिगेट। सवाल को हम पहले समझ लेते हैं। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर हार्मफुल। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे जानदारों को कहा जाता है जो माइक्रो होते हैं और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं, इंसानी आंख से नज़र नहीं आते। वो पूछ रहा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ऑल तमाम के तमाम नुकसानदेह होते हैं एंड काज डिसीज़ और बीमारियां फैलाते हैं। तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, तमाम खुर्दबीनी जानदार नुकसानदेह होते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। प्रूव डैट दिस आइडिया इज़ इनकरेक्ट। तो वो बेसिकली कह रहा है कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है, आपने ये साबित करना है कि ये जो लाइन है ये गलत है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म सिर्फ नुकसानदेह ही नहीं होते, सिर्फ बीमारियां ही नहीं फैलाते, इसको आपने गलत साबित करना है। तो अभी हम इसको कुछ इस तरह से गलत साबित करेंगे अपने दलाइल के साथ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दिस आइडिया इज़ इनकरेक्ट। ये जो ऊपर बात हुई है जिसको उसने बोला था कि प्रूव डैट दिस आइडिया इज़ इनकरेक्ट, इसी लाइन को पिक करके हम लिखेंगे दिस आइडिया इज़ इनकरेक्ट। ये आइडिया इनकरेक्ट गलत है बिकॉज नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर हार्मफुल, क्योंकि तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हार्मफुल नुकसानदेह नोट नहीं होते। सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर वेरी यूज़फुल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है बहुत ज़्यादा मुफीद भी होते हैं। तो अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को नुकसानदेह ही मतलब कि सिर्फ नुकसानदेह ही साबित नहीं करना, इनको फ़ायदेमंद साबित भी करना है, तो फ़ायदेमंद साबित करने के लिए हमें उनके फ़ायदे भी बताने पड़ेंगे। अगर हम उनके फ़ायदे बता देंगे तो ये साबित हो जाएगा कि खाली इनका नुकसान ही नहीं होता बल्कि ये मुफीद भी हैं। पहला फ़ायदा, दे हेल्प इन मेकिंग फूड लाइक ब्रेड एंड चीज़, यानी कि ये जहाँ पर चीज़ के स्पेलिंग आपको थोड़े मिस्टेक नज़र आ रही होगी, आपने इसको कुछ इस तरह से लिखना है CHEESE, इसमें 2 बार C नहीं आएगा। दे हेल्प इन मेकिंग फूड लाइक ब्रेड एंड चीज़, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये हमें ब्रेड और चीज़ बनाने में मदद करते हैं। दे हेल्प इन डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये मरे हुए पौधों और जानवरों के जिस्मों को डिकम्पोज तोड़ फोड़ गलने सड़ने में मदद करते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ना हों तो हमेशा जो गले सड़े फल, सब्ज़ियाँ और चूहे या चूज़े या इस तरह के जो जानदार हैं वो हमेशा ज़मीन पर ही मौजूद रहें मरने के बाद भी। तो नेक्स्ट हमारे पास तीसरा फ़ायदा है, दे हेल्प इन मेकिंग मैनी मेडिसन्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये बहुत सी अद्वियात में भी बनाने में मदद करते हैं, जैसा कि पेंसिलिन हो गया। सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर हेल्पफुल नॉट हार्मफुल। तो हमने इस तरह से इस जो आइडिया की लाइन थी इसको हमने गलत साबित कर दिया कि ये हार्मफुल और बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, ये नुकसानदेह और बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, लेकिन सब के सब नहीं। ऑल की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि ये हमें खाना बनाने में, चीज़ बनाने में मदद करते हैं, मरे हुए पौधे और जानवरों को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, और इसके अलावा ये बहुत सी अद्वियात बनाने में भी मदद करते हैं। इसी वजह से हमने इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। तो आप इस आंसर को अच्छी तरह देख लें, 4 का आई पार्ट, और इसको आप जो है कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इसमें चीज़ के स्पेलिंग मैंने आपको बताया वो गलत है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। और चीज़ के स्पेलिंग CHEESE। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4 का पार्ट, पहले बुक से हम देखते हैं। मेरे पास बुक का साइज़ बड़ा है इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आपके पास बुक का साइज़ छोटा है तो आपको पेज नंबर्स या टेक्स्ट साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ सकता है। आल दो लेकिन जो स्टेटमेंट्स या कंटेंट्स हैं वो सेम टू सेम वही हैं जो आपके पास नए सेशन की बुक में शो होंगे। जैसा कि ये मेरे पास एक नई बुक है, इसके अंदर छोटे पेजेस हैं लेकिन कंटेंट्स या अंदर के जो चीज़ें हैं वो सेम हैं। तो सवाल को हम पढ़ते हैं। मैनी पीपल यूज़ एंटी बैक्टीरियल सोप टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन देयर हैंड्स। बहुत से लोग एंटी बैक्टीरिया को मारने वाले सोप
साबुन को इस्तेमाल करते हैं टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन देयर हैंड्स, अपने हाथों पर मौजूद बैक्टीरिया को किल करने के लिए। बट ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोप, एक्सेसिव हद से ज़्यादा इस्तेमाल सोप साबुन, लेकिन हद से ज़्यादा साबुन के इस्तेमाल से द चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इंक्रीज़, तो उनके हाथों पर जो इन्फेक्शन कहते हैं जरासीम का हमला, वो कहता है जरासीम के हमले का चांस जो है इंक्रीज़ बढ़ जाता है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, बजाय इसके कि वो कम हो। यानी कि अगर हम हद से ज़्यादा साबुन को इस्तेमाल करते हैं अपने हाथों पर मौजूद जरासीम को मारने के लिए, तो हमारे हाथों पर जरासीम के हमले का चांस बढ़ जाता है, हालांकि इसको तो कम हो जाना चाहिए। वाई डज़ इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? हमने जरासीम को ख़त्म करने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया हद से ज़्यादा। कौन से साबुन का? यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल सोप की बात हो रही है जो जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बजाय इसके कि हमारे जरासीम जो थे, बैक्टीरिया जो थे वो ख़त्म होते, और उसकी बजाय उसका चांस बढ़ जाता है जरासीम के हमले का। इसका जवाब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओवर हैंड्स हैव बोथ गुड एंड बैड बैक्टीरिया, हमारे हाथों पर अच्छे और बुरे बैक्टीरिया दोनों होते हैं। एंटी बैक्टीरियल सोप किल्स बोथ टाइप्स, तो जो एंटी बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाला साबुन होता है, किल्स का मतलब ख़त्म कर देता है, बोथ टाइप्स वो दोनों को ही ख़त्म कर देता है, अच्छे बैक्टीरिया को भी और बुरे बैक्टीरिया को भी। तो आगे हमारे पास गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स, हमारे हाथों पर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमें नुकसानदायक जर्म्स जो होते हैं, जरासीम होते हैं, उनसे अच्छे बैक्टीरिया जो हैं हमारी हिफाजत करते हैं। व्हेन वी यूज़ टू मच सोप, जब हम बहुत ज़्यादा साबुन इस्तेमाल करते हैं, गुड बैक्टीरिया आर आल्सो रिमूव, तो हमारे हाथों पर मौजूद जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी रिमूव्ड ख़त्म हो जाते हैं। विदाउट गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया के बगैर, हार्मफुल जर्म्स, नुकसानदेह जो जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, कैन ग्रो ईजीली, आसानी से फलना फूलना, तादाद को बढ़ाना और मतलब कि नशोनुमा पाना शुरू कर देते हैं। सो टू मच यूज़ ऑफ एंटी बैक्टीरियल सोप, यानी कि इसलिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल करेंगे तो टू मच यूज़ ऑफ एंटी बैक्टीरियल सोप कैन इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि जब हम साबुन का इस्तेमाल करेंगे हद से ज़्यादा जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाला हो, तो वो हमारे हाथों से गंदे नुकसानदेह बैक्टीरिया के साथ उन अच्छे बैक्टीरियाज़ को भी ख़त्म कर देगा जिनका काम ही बेसिकली नुकसानदेह जरासीम को जो है उनके साथ फ़ाइट करना होता है, उनको ख़त्म करना होता है। तो एंटी बैक्टीरियल सोप को इस्तेमाल करने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे वो अच्छे बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं, और वो जब अच्छे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे हाथों के ऊपर जो इन्फेक्शन है यानी कि जरासीम का जो हमला है इंक्रीज़ वो बढ़ जाता है। तो उसने पूछा था वाई डज़ इट हैपन, तो यही उसकी वजह है कि अच्छे बैक्टीरिया भी एंटी बैक्टीरियल सोप की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जरासीम का हमला बढ़ जाता है। अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इसको आप इसी तरह समझ लें, द इफ़ेक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर ऑन द रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम यीस्ट। अभी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट जो है वो आटे के डो को नरम और जो फुलाना है, साइज़ में बड़ा होना है, किस तरह करती है, ये उसी से रिलेटेड है। इसके अंदर हमें सबसे पहले एक टीस्पून चाहिए, चम्मच चाहिए, एक रबर बैंड चाहिए, एक गुब्बारा चाहिए, हमें एक मार्कर चाहिए, यीस्ट चाहिए यानी कि खमीर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और चीनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट बोटल्स ऑफ 1 लीटर 4 इन नंबर, यानी कि हमें 4 शीशे की बोतलें चाहिए यहाँ जो भी ट्रांसपेरेंट हों, जिनसे हमें बोतलों के अंदर मौजूद चीज़ें नज़र आ सकें, और गर्म पानी चाहिए। टेक 4 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोटल्स एंड लेबल दैम एज 1 2 3 एंड 4, ऐड अ टीस्पून ऑफ यीस्ट इन ईच बोतल। तो अभी आप देख रहे हैं कि हर बोतल के अंदर आपने 1 2 3 4 का टैग लगाना है, और हर बोतल के अंदर आपने जो है एक टीस्पून 1 चम्मच यीस्ट का डाल देना है हर बोतल के अंदर। दूसरा काम आपने ये करना है कि जो पहली बोतल है, यीस्ट तो सब के अंदर एक जितना ही डला, 1 टीस्पून। अब पहली बोतल के अंदर आपने जो चीनी है वो आपने नहीं डालनी। दूसरी बोतल जिसके ऊपर आपने 2 लिखा है उसके अंदर चीनी 1 चम्मच टीस्पून, और तीसरी के अंदर आपने 2 टीस्पून्स डालने हैं चीनी के, और चौथी के अंदर आपने 3 टीस्पून्स डालने हैं
चीनी के। ऐड शुगर इन ईच बोतल एज़ पर गिवन टेबल, इसके मुताबिक डू नॉट ऐड शुगर इन द फर्स्ट बोतल, पहली बोतल में शुगर नहीं डालनी। पावर हाफ कप ऑफ हॉट वाटर इन ईच बोतल, अब आपने हर कप बोतल के अंदर यीस्ट भी सेम था और अब आपने जो गर्म पानी है वो भी सेम डालना है, एक एक कप। बस जो चीनी थी वो हर कप के अंदर अलग होगी, पहले के अंदर कुछ भी नहीं, दूसरे के अंदर 1, फिर 2 और फिर 3 टी स्पून्स। जब आप गर्म पानी डालेंगे, इमीडिएटली पुट अ बलून एट द माउथ ऑफ ईच बोतल एंड बाइंड इट स्ट्रॉन्गली विद रबर बैंड। गर्म पानी डालने के बाद आपने हर बोतल के मुंह के ऊपर गुब्बारे को बांध कर जो रबर बैंड है उसकी मदद से टाइट कर देना है, ताकि जो है शेक ईच बोतल स्ट्रॉन्गली टू सो डैट इट कंटेन्स कैन मिक्स। तो अब आपने उसके अंदर यीस्ट को डाला है, गर्म पानी को डाला है और आपने इसके अंदर चीनी को डाला है और अब आपने हर बोतल को शेक करना है अच्छी तरह से, यानी कि आपने उसको हिलाना है। लीव ऑल द बोटल्स इन द कंडीशन फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के लिए आपने सारी बोतलों को छोड़ देना है। देन ऑब्जर्व विच बलून गेट्स इन्फ्लेटेड द मोस्ट, तो हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है जो चौथे नंबर वाला गुब्बारा है जिसके अंदर हमने चीनी की मिकदार सबसे ज़्यादा डाली थी 3 टीस्पून्स, इसके अंदर और बाकी सब के अंदर जो खमीर है वो 1 चम्मच ही था और गर्म पानी भी 1 ही कप था। सिर्फ चीनी की वजह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चीनी की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा गैस बनी, इसके अंदर कम, इसके अंदर कम, और इसके अंदर हमने चीनी नहीं डाली थी तो गैस नहीं बनी। इन विच बोतल वाज द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड, तो इसी के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेटेड हुआ और इसी के अंदर हमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिली। तो हमने क्या सीखा कि ये जो खमीर है ये चीनी के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करता है। तो जिस बोतल में चीनी की तादाद मिकदार ज़्यादा थी उस बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनने की वजह से वो गुब्बारा ज़्यादा फूल गया। उम्मीद है आपको इस प्रोजेक्ट की भी समझ आ गई होगी। हमने यही सीखा जो हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था कि खमीर जो है वो चीनी के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करता है। जितनी ज़्यादा चीनी होगी उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा होगी और जो आटे का डो है वो भी इसी गैस की वजह से ही फूलता है, इसी गैस की वजह से ही उसके साइज़ में इजाफा होता है और वो नरम भी हो जाता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी होगी चैप्टर 3 के बारे में, फ्लावर्स एंड सीड्स, और इसकी भी 2 वीडियोज़ होंगी। पहली वीडियो में हम पूरे चैप्टर को अच्छी तरह समझेंगे और इसके बाद हम इसके आंसर क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।